होगा। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में इसके पहले वीडियो में शब्द के वर्गीकरण पे चर्चा हुई थी। इस समय हिंदी व्याकरण में शब्द भेद चल रहा है। शब्द भेद का पार्ट 1 पे हमने कल चर्चा की थी। उसके जो पहला प्रकार है यानी उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे जो प्रकार होते हैं उस पे हमने कल चर्चा की थी। हम उसके आगे बढ़ते हैं उसके अन्य प्रकारों की ओर। इसका जो दूसरा प्रकार होता है रचना या बनावट के आधार पे। देखिए, शब्द हिंदी भाषा में शब्द को कई प्रकार आ जाते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे 5 शब्द होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर शब्द। इस पे हमने आपको पहले ही हम पार्ट 1 में इसको चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं दूसरा, यानी दूसरा इसका जो भेद है, शब्दों का जो वर्गीकरण में इसका दूसरा प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर। क्लियर? तो देखिए, रचना या बनावट के आधार पर, इनके आधार पर 3 शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्लियर? ये 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये बनावट होती है, कैसे शब्दों की बनावट है, उसमें ये 2 अक्षर से बना है, वो 3 अक्षरों से बना है, क्या अर्थ निकलता है, तो ये उनकी बनावट के आधार पर शब्द होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसमें आपका सबसे पहला शब्द, सबसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़, देखिए इनके नाम से होता है। रूढ़ मतलब क्या होता है? जिसका कोई खंड ना हो, जो टूटे ना, विभक्त ना हो, विभाजित ना हो, अलग ना हो। क्लियर? तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। क्लियर? यानी अगर इनके हम शब्दों को यूँ कह लिया जाए, शब्दों का अगर हम संधिविच्छेद करते हैं, शब्दों को अलग करते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आपका एक शब्द ले लीजिए, चावल। ये चावल शब्द है। अगर हम इसको अलग करते हैं, च धन वल हो गया, तो ना वल का कोई अर्थ हुआ और ना ही चा का कोई अर्थ हुआ। इस तरीके से चावल क्या है? चावल रूढ़ शब्द है। तो ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई खंड ना हो, जिसका कोई सार्थक खंड ना हो। इसीलिए इन शब्दों को मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। मौलिक मतलब जो अपने मूल रूप में हो, मतलब जिसके खंड ना हो या किसी और की सहायता से ना बने हो। इसीलिए रूढ़ शब्दों को मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। अयौगिक मतलब जिसका योग ना हुआ हो। क्लियर? इसके बाद में आपका दूसरा शब्द आता है यौगिक शब्द। देखिए, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि योग, यौगिक का अर्थ योग, अर्थात वे शब्द जो योग से बने हैं। यानी उनका जब आप अलग करेंगे, उन शब्दों को अलग करेंगे, उन शब्दों का संधिविच्छेद करेंगे, तो उन दोनों पार्ट के अर्थ निकलते हैं। जैसे विधन ज्ञान। अब ये देखिए, वि मतलब विशेष रूप से, ज्ञान मतलब ज्ञान, अर्थात जो विशेष ज्ञान होता है वो क्या होता है? विज्ञान। तो विज्ञान कैसा शब्द है? इसको देखिए, इसके 2 खंड हो रहे हैं, सार्थक खंड है, दोनों खंडों के अर्थ निकल रहे हैं। अर्थात जो ये शब्द है वो 2 शब्दों के 2 या मतलब इसमें 2 शब्द के भी योग से शब्द बनते हैं और 3 शब्दों के योग से भी शब्द बनते हैं। जैसे विज्ञान हो गया। इसके बाद में आपका विद्यालय ले लीजिए, विद्यालय, विद्या धन आलय। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? विद्यालय। क्लियर? तो ये कैसे शब्द है? विद्या मतलब ज्ञान, शिक्षा, आलय मतलब घर, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, वो क्या है? विद्यालय है। तो विद्यालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द होता है। यानी ये 2 सार्थक शब्दों के योग से बना हुआ है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़,
योग, देखिए इसमें दो चीजें आती है, यही दोनों चीजें आपका यौगिक का योग और रूढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है। योग रूढ़ अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो शब्द होते हैं दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन अपने आप में इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इनका अर्थ रूढ़ होता है, अर्थात इनका तीसरा अर्थ निकलता है। यानी जो ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इन दोनों में इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका अर्थ रूढ़ होता है, अर्थात तीसरा होता है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें, जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, समास होता है। समास में आपका बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें जैसे ये होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और जो अर्थ होता है वो तीसरा निकलता है। जैसे गजानन, क्लियर, गजानन यानी गज है आनंद जिसका, गज माने हाथी, यानी हाथी किसका मुंह है, अर्थात गणेश जी का। तो अर्थ क्या निकला, गज जिसके आनन पर है, अर्थात गणेश जी, क्लियर, ये है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, क्लियर, ये सारी चीजें होती। त्रिनेत्र, तीन है आंखें जिसकी, या तीन है नेत्र जिसके, अर्थात आपके भगवान भोलेनाथ जी। तो क्लियर, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वही आपके योग रूढ़ में भी होते हैं। क्लियर, ये चीज कंफर्म हो गया। इसके बाद में देखते हैं, तो ये रहा आपके रचना और बनावट के आधार पर शब्द। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रकार है शब्दों का वर्गीकरण या शब्द भेद के, जो तीसरा प्रकार आता है वो है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप यानी शब्दों का कैसा रूप है, वो संज्ञा रूप में है, सर्वनाम रूप में है, या उनकी क्रिया कैसे प्रयोग हुई है, तो ये सारी चीजें रूप के आधार पर होती है। अब रूप के आधार पर दो शब्द होते हैं। पहला होता है वो विकारी शब्द है, तो हम इसी पर पहले परिचर्चा करते हैं कि विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द, विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना, विकार उत्पन्न होना अर्थात परिवर्तन होना। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है, परिवर्तन लिंग के आधार पर होता है, परिवर्तन क्रिया के आधार पर होता है, और परिवर्तन वचन के आधार पर होता है, कारक के आधार पर होता है। तो जो इन आधार पर परिवर्तन होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे भी कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे हम कह सकते हैं राम जाता है, राम जाता है, तो राम यहाँ पर क्या है, राम है संज्ञा, क्लियर, राम क्या है, राम यहाँ पे संज्ञा है। लेकिन अगर हम इसको परिवर्तित कह के ये बना दें कि वह जाता है, वह जाता है, तो वह क्या हो गया, वह आपका सर्वनाम हो गया। तो ये संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, अर्थात यहाँ पर विकार उत्पन्न हो गया। तो ये होते हैं विकारी शब्द, क्लियर, यानी जिन पर लिंग वचन कारक या रूप के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। अब इसमें आपके देखिए कौन कौन से कैसे विकारी शब्दों में आपके प्रकार क्या आते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पहले विशेषण आएगा, विशेषण और क्रिया, ये होते हैं आपके चारों विकारी शब्द। कैसे शब्द हैं ये, विकारी शब्द, क्योंकि इन्हीं चारों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, क्लियर। तो ये चार आपके विकारी शब्द होते हैं। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हीं के आधार पर हम इन्हीं में परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे भी बताया गया कि संज्ञा में हम राम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको परिवर्तित कर दें तो वो सर्वनाम में वह हो जाता है, क्लियर। उसी तरीके से विशेषण में भी परिवर्तन होता है, क्रिया में भी होता है, क्लियर। इन चारों में परिवर्तन होता है, अर्थात ये चारों जो हैं वो क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद में कौन सा शब्द है, इसके बाद में आता है अविकारी शब्द, क्लियर। देखिए विकारी मतलब विकार होता है, और अविकारी मतलब जिसमें विकार नहीं होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पर, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, ये सबके साथ अपने ही मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अभी कहा जाए
वह आज विद्यालय गया। वह आज विद्यालय गया। हम आज बाजार गए, या हम कुछ भी कह सकते हैं, हम आज बाजार गए। तो अब देखिए इसमें गया गए हो गया, यानी यहाँ पर एक वचन था बहुवचन हो गया। ये भी आपका जो कर्म है ये बदला। ये देखिए ये भी परिवर्तन हो गया। लेकिन एक ऐसा वर्ड है आज, इसमें भी आज है, इसमें भी आज है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? ये आप चाहे संज्ञा के साथ रखिए, सर्वनाम किसी के भी साथ रखिए, जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपने ही मूल रूप में रहेंगे। ओके, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे बताया गया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब उसी के बाद आपके 4 पार्ट और हैं अविकारी शब्द में। जैसे ये है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो अविकारी शब्दों में आते हैं। क्लियर? दूसरा आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द, जिसको आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक शब्द। क्लियर? ये भी आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक शब्द। क्या होता है चौथा? विस्मयादि बोधक शब्द। तो जो ये 4 होते हैं ये क्या होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं। ये 4 आपके अविकारी शब्द हैं। क्लियर? क्योंकि इनमें चारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए इनको एक नाम और कहा गया है, इनको अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अव्यय भी कहा जाता है। ये अव्यय है, अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो या जिसका परिवर्तन ना हो, तो वो अविकारी शब्द होते हैं। वो ये 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है शब्दों का वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, इसमें शब्दों का अर्थ निकाल करके ही उनका हम वर्गीकरण करते हैं। क्लियर? अब इसमें आपका पहला आता है, पहला जो पार्ट है इसका पहला जो भाग है वो है एकार्थी। एकार्थी नाम से ये स्पष्ट है कि इन शब्दों में एक ही अर्थ निकलते हैं। क्लियर? जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे अब गंगा, इसका कोई अलग अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। कोई शहर का नाम ले लीजिए, जैसे पटना ले लीजिए या कुछ भी। क्लियर? मेज, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्लियर? इनका केवल एक ही अर्थ है, अर्थात ये कौन से शब्द हुए? एक अर्थ, यानी जिसका केवल एक अर्थ हो और कोई अलग अर्थ ना हो, तो वो कैसे शब्द होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, अनेकार्थी, यानी ऐसे शब्द बिल्कुल एकार्थी का अपोजिट, इसमें एक अर्थ होते हैं लेकिन इसमें अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आपका एक शब्द है, कौन सा है? जैसे हार। हार, अब हार 2 होते हैं। एक तो आपका पराजय वाला हार होता है, जैसे युद्ध में जो पराजित होते हैं, पराजय वाला हार होता है। दूसरा होता है आपका गले का हार। क्लियर? यानी यहाँ पर आपके हार के कितने शब्द अर्थ हुए? 2 अर्थ हुए। क्लियर? ये चीज हुआ। तो ये कैसा शब्द है? ये अनेकार्थी शब्द होता है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं। ऐसे इसमें अंक होते हैं, अंक मतलब नंबर भी होता है, अंक मतलब गोद भी होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं अनेकार्थी शब्दों में। इसके बाद आता है समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो। क्लियर? चाहे जो वर्ड हो लेकिन उसके अर्थ समान हो, समानार्थी शब्द होते हैं। और इन्हीं शब्दों का, इनको दूसरे में हम पर्यायवाची भी कहते हैं कि ये पर्यायवाची होती है। पर्यायवाची तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे अक्सर, क्योंकि हम लोग जब जर्नली पढ़ते हैं तो हम पर्यायवाची इसको ज़्यादा बोलते हैं, समानार्थी शब्द कम बोलते हैं। क्लियर? तो ये समानार्थी शब्द होता है। जैसे अब जल है, जल को हम पानी भी कहते हैं, जल को हम नीर भी कहते हैं,
हम तोय भी कहते हैं, क्लियर, हम वार भी कहते हैं। तो ये पानी के अन्य नाम है, यानी सबके, अगर सबका अर्थ निकालेंगे सबके मीन्स पानी ही होता है, सबका अर्थ पानी है। यानी ऐसा शब्द जिसके अर्थ समान हो, यानी इसके माने भी पानी, पानी, नीर माने भी पानी होता है, तोय माने भी, अर्थात सबका अर्थ क्या है, पानी है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला आता है आपका विलोम शब्द। विलोम मतलब विपरीतार्थी शब्द, यानी विपरीत, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ जो होता है विपरीत होता है, उल्टा होता है, सेम अलग होता है। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे आदर है। आदर मतलब किसी का भी आदर करना, अपने से बड़ों का आदर करना, उसका अनादर हो गया, अपमान करना, क्लियर। तो ये क्या है, ये आपके विलोम शब्द है, यानी आदर का उल्टा क्या हुआ, अनादर, विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द। इसको विपरीतार्थी भी कहते हैं, विलोम भी कहते हैं, उल्टा भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया, क्लियर। तो ये हो गए आपके शब्दों के वर्गीकरण, और उन वर्गीकरण के आधार पर उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग इसका अध्ययन करिएगा, और आप लोगों को जो भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई होगी या जो भी पॉइंट नहीं समझ में आए होंगे, अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।